हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि क्लास 10 के कंप्लीट मैथ को हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ऊपर आते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ हर एक प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन यूनिक होता है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्राइम फैक्टर पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है। जितना भी कंपोजिट नंबर है वो सभी प्राइम नंबर के मल्टीपल में ही होता है। जितना भी कंपोजिट नंबर होता है उसका फैक्टराइजेशन हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में ही होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर आते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर आते हैं। इसका यूज़ हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को निकालने के लिए करते हैं। जब हमारा दो पॉजिटिव इंटीजर दिया रहता है तो एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये फार्मूला को यूज़ करके हम लोग एच सी एफ एल सी एम निकाल सकते हैं। ये फार्मूला में तीन चीज़ आपको दिया रहता है और चौथा चीज़ आपको निकालना रहता है, जैसा आप यहाँ पे एग्जाम्पल समझ सकते हैं। थर्ड टॉपिक है थ्योरम। पहला थ्योरम पे आते हैं। अगर p एक प्राइम नंबर है तो p, मान लेते हैं p एक प्राइम नंबर है और p जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा, जहाँ a जो होता है हमारा प्राइम इंटीजर होता है, जहाँ a जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है। अगर रूट अंडर में इम्परफेक्ट स्क्वायर होता है तो वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। अगर x रेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट करेगा, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा क्यों, और उसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q जो है हमारा को प्राइम होता है, जहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q जो है हमारा 2 का पावर n और 5 का पावर m के फॉर्म में होता है। n और m जो है हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर होता है। चौथा थ्योरम पे आते हैं। x कोई नंबर है जिसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और q का प्राइम फैक्टराइजेशन टू का पावर n और 5 का पावर m के फॉर्म में है, जहाँ n और m जो है हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर होता है, तो वो जो तो x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट करेगा। पांचवा थ्योरम है हमारा, x हमारा रेशनल नंबर है और q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 का पावर n और 5 का पावर m के फॉर्म में नहीं है, जहाँ n और m जो है हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर होता है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये था हमारा टोटल रियल नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा पॉलिनोमियल। इस चैप्टर पे आते हैं। किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए जो है जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है, और डिग्री अगर 2 रहे तो उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जिसके लिए जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। और अगर डिग्री 3 हो तो उसे क्यूबिक बोलते हैं। इसके लिए जनरल फॉर्म है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए जो है जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो उसे पाराबोला बोलते हैं, जबकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो तो उसे हाइपरबोला बोलते हैं। पाराबोला के लिए रिक्वायर्ड ग्राफ ए रहा। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ग्राफ पे जितने टाइम्स एक्सिस को काटता है नंबर ऑफ जीरोज उतना ही होता है। जैसे इस केस में नंबर ऑफ जीरोज 2 है, यहाँ पे ग्राफ को 2 टाइम्स काट रहा है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ जीरोज 2 है। इस चीज़ में नंबर ऑफ जीरोज 1 है क्योंकि इस एक्सिस को 1 ही टाइम्स काट रहा है। इस पे नंबर ऑफ जीरोज एक भी नहीं है क्योंकि यह एक्सिस एक्सिस को नहीं काट रहा है। यह चीज़ किसके लिए लागू होता है, एक्स एक्सिस के अनुसार है। अगर पूछा जाता है कि वाई एक्सिस का नंबर ऑफ जीरोज बताइए, तो ये जो यहाँ पे कटा है यहाँ पे 1 जीरोज हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ हो और उसका जीरोज अल्फा और बीटा दिया हुआ हो, तो सम ऑफ जीरोज हमारा माइनस बी बाई ए होता है, जहाँ बी जो है हमारा एक्स का कोएफिशिएंट होता है और ए जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है हमारा सी बाई ए होता है, जहाँ कॉन्स्टेंट
कोएफिशिएंट होता है और ए जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। क्यूबिक पोलिनोमियल में हमारा अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अगर क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है और उसका जीरोज अल्फा बीटा और गामा दिया हुआ है, तो सम ऑफ जीरोज हमारा माइनस बी बाई ए होता है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम अगर पूछा जाए तो उस केस में सी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछा जाए तो माइनस डी बाई ए, जहाँ डी जो है कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता है और ए जो है हमारा एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट होता है। तो ये था टोटल पॉलिनोमियल। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 और c2 हमारा रियल नंबर्स होता है। अगर ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाला जाए, इक्वेशन का लाइन जिस जिस पॉइंट को टच करता है वह इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है हमारा अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड इक्वेशन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल कर दूसरे इक्वेशन में उसको पुट कर सॉल्यूशन को निकाला जाता है, जबकि एलिमिनेशन में किसी एक इक्वेशन को एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग करके हटा दिया जाता है और तब जाके सॉल्यूशन निकाला जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। अगर रेशियोज को कंपेयर करने पर पहला रेशियोज दूसरे के इक्वल नहीं आता है तो उस केस में हमारा कॉन्सिस्टेंट ग्राफ और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलता है। इस केस में हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस देखने को मिलता है। सेकेंड में रेशियोज को अगर कंपेयर करें तो तीनों रेशियोज हमारा इक्वल आता है। इस केस में हमारा कॉन्सिस्टेंट ग्राफ बनता है और इसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। इस ग्राफ में हमको कॉन्सिडेंट लाइन का ग्राफ देखने को मिलता है। थर्ड पे आते हैं। अगर इसका रेशियोज को हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो पहले का दो रेशियोज इक्वल आएगा लेकिन लास्ट का इक्वल नहीं होता है। तो इस केस में हमारा पैरेलल लाइंस देखने को मिलता है जिसका नो सॉल्यूशन होता है और इनकॉन्सिस्टेंट ग्राफ होता है। तो ये टोटल था हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग होता है इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 2 होना। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ ए बी सी हमारा रियल नंबर होता है और ए जो है 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो हमारा ए एक्स स्क्वायर होता है वो क्वाड्रेटिक टर्म होता है, बी एक्स लीनियर टर्म होता है, सी कॉन्स्टेंट टर्म होता है और यह एक्सप्रेशन जीरोस के इक्वल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स हमारा डिस्क्रिमिनांट के ऊपर बेस्ड होता है। डिस्क्रिमिनांट हमारा बी ए स्क्वायर माइनस 4ac होता है। नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमारा 3 केसेस बनता है। अगर डी हमारा 0 से बड़ा होता है तो उस केस में 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलता है। अगर डी 0 के इक्वल हो तो उस केस में 2 इक्वल रियल रूट्स निकलता है, जबकि डी अगर 0 से छोटा हो तो उस केस में नो रियल रूट्स इमेजिनरी नंबर्स निकलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, बाई फैक्टराइजेशन और बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन आप लोग 7th 8th 9th 10th में पढ़ रखा है और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, जहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा डिस्क्रिमिनांट होता है। तो ये चीज़ था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जो कि है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका मतलब होता है नंबर्स का एक ऐसा सीक्वेंस जहां हर एक टर्म मिलता है अपने प्रीसीडिंग टर्म में ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। अगर ए बी सी हमारा एपी में है तो हमारा अरिथमेटिक मीन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम का हाफ होता है। इसका जनरल फॉर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और इसी तरीके से nth टर्म आता है हमारा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक ऐसा फिक्स्ड नंबर जो प्रेजेंट नंबर में ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे अगला या पिछला टर्म देता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। यह या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव दोनों हो सकता है। nth टर्म निकालने के लिए दो फार्मूला होता है। पहला होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर शुरू से nth टर्म निकालना हो तो उसका अलग फॉर्म है, उसका अलग फार्मूला है, और लास्ट से निकालने के लिए अलग फार्मूला है फ्रॉम द एंड। तो फ्रॉम द बिगिनिंग फार्मूला होता है हमारा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ए जो है हमारा फर्स्ट टर्म, डी जो है कॉमन डिफरेंस और ए एन टर्म जो है हमारा nth टर्म होता है। और लास्ट के लिए हमारा एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जहाँ एल का मतलब लास्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस और ए एन का मतलब नंबर ऑफ वैल्यू ऑन nth टर्म होता है। जैसा एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 डिजिट का कितना ऐसा नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा।
तो 2 डिजिट का नंबर हमारा 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है। ऐसे करते करते लास्ट जो टर्म हमारा हो सकता है वो 99 हो सकता है। तो हमारा फर्स्ट टर्म 12 हो गया। कॉमन डिफरेंस हमारा 3 3 का हो जाएगा क्योंकि डिविजिबल होना है हमारा 3 नंबर से। लास्ट टर्म हमारा 99 आया था तो एंड टर्म पे हमारा 99 हो गया। फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और एन का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। जो हमारा एन का वैल्यू निकलेगा वही बताएगा नंबर ऑफ टर्म। जब हमारा नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि इतना वैल्यू जो है हमारा 2 डिजिट के नंबर में 3 से डिवाइड होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है नंबर्स का सम के ऊपर, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके लिए दो फार्मूला है, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हो तब के लिए है, और जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम लोगों को दिया रहे तब एक अलग फार्मूला है। जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया रहे तो उस केस में एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन लिख सकते हैं या फिर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल लिख सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, जहाँ ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म, एन का वैल्यू नंबर ऑफ टर्म होता है, एन का वैल्यू नंबर ऑफ वैल्यू ऑन द एन टर्म होता है, एल का वैल्यू लास्ट टर्म होता है। और जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम लोग को गिवन होता है उस केस में फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, जहाँ ए जो है हमारा फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस और एन जो है नंबर ऑफ टर्म होता है। एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। सम ऑफ एन पॉजिटिव नंबर बताना है अगर हमको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो एस एन का फॉर्मूला फर्स्ट और लास्ट टर्म देने पर लगाकर हम लोग निकालेंगे। तो ये टोटल था हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। यह चैप्टर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है। इस चीज़ में आप लोग कार्टेशियन प्लेन को देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड में निगेटिव निगेटिव होता है और फोर्थ में पॉजिटिव निगेटिव होता है। इस चीज़ को आप ऐसे याद रख सकते हैं, जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो एक डायरेक्शन में सेम ही साइन का वैल्यू होगा। तो ये फर्स्ट और थर्ड टर्म में हमारा सेम ही है, इसमें प्लस है और इसमें निगेटिव है यानी माइनस माइनस है, और इस वाले डायरेक्शन में दोनों अलग अलग साइन है। सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव पॉजिटिव है और वही फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का फॉर्मूला होता है हमारा रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे 4 वर्टेक्स दिया हुआ है हमको, उसमें हम लोगों को बताना है कि यह जो फिगर इनक्लोज करेगा वह स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो स्क्वायर होने के लिए सबसे पहले चारों साइड का जो लेंथ है वो इक्वल होना चाहिए, फिर डायगोनल जो है वो हमारा इक्वल होना चाहिए। तो इस केस में जब हम लोग साइड निकाल रहे हैं तो चारों साइड हमारा इक्वल आ रहा है और इसका डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह वर्टेक्स जो भी क्वाड्रिलेटरल को हमारा बनाएगा वो हमारा स्क्वायर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जो कि है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना हो तो तीनों वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट का सम का थर्ड होता है, और वही वाई का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो तीनों वर्टेक्स का वाई का सम के थर्ड होता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हमारा हॉरिजेंटल वाला लाइन होता है वो एक्स एक्सिस होता है जिसे हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। वर्टिकल वाला जो लाइन होता है वो वाई एक्सिस होता है और उसे हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं जो कि है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। एक्स का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू करते हैं, जबकि वाई कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए वाई वन प्लस वाई टू बाई टू करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारा सेक्शन फार्मूला। इस चीज़ का यूज़ करके हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को निकालते हैं। जैसे हमारा लाइन सेगमेंट जब दिया रहे और उसको 2 भाग या 3 भागों में जब हम लोग बांटते हैं, जब पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो सेक्शन फार्मूला का यूज़ करते हैं। इस चीज़ का फॉर्म होता है m1 x2 प्लस माइनस m2 x1 बाई m1 प्लस माइनस m2, और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 y2 प्लस माइनस m2 y1 बाई m1 प्लस माइनस m2। ये चीज़ हमारा सेक्शन फार्मूला बताता है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे हमारा एक लाइन का 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, ए और बी पॉइंट्स दिया हुआ है। इस लाइन को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं और पी और क्यू का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोल दिया जा रहा है। तो इस केस में पी का कोऑर्डिनेट और क्यू का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज़ करते हैं। उस चीज़ का यूज़ करके हम लोग इसका कोऑर्डिनेट को निकाल लेते हैं। ये टोटल था हमारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा ट्राइएंगल। ट्राइएंगल्स, इस चीज़ में हम लोगों को 2 टॉपिक को कवर करना है। पहला तो है थ्योरम, दूसरा है सिमिलरिटी। पहला थ्योरम के ऊपर आते हैं। पहला थ्योरम हमारा कह रहा है कि अगर किसी ट्राइएंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन को ड्रॉ करते हैं और वह लाइन बाकी के 2 साइडों को टच करता है तो जो हमारा लाइन है वो दोनों ट्राइएंगल के साइड को सेम रेशियोज में डिवाइड करेगा। और दूसरा थ्योरम हमारा कह रहा है कि अगर कोई साइड हमारा सेम रेशियोज में डिवाइड हुआ है तो जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। ये चीज़ हमारा यहाँ पे गिवन है और इस चीज़ का हम लोग समरी यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को ट्राइएंगल दिया हुआ है
और इस चीज़ में हम लोगों को डी ई पैरेलल दिया हुआ है BC के। तो इस केस में जो भी कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमिलैरिटी। किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर के लिए उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए, उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। थर्ड टॉपिक है हमारा, अगर दो ट्राइंगल में एक ट्राइंगल का एंगल दूसरे ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होता है तो वो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से, और तो और जो साइड्स होगा वो सेम रेशियोज में डिवाइड करेगा। चौथा है हमारा, अगर दो ट्राइंगल्स में किसी एक ट्राइंगल का साइड का रेशियो दूसरे ट्राइंगल के साइड के रेशियो के इक्वल है तो वह दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होगा एस सिमिलर क्राइटेरियन से, और दोनों ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। पांचवा और लास्ट टॉपिक हमारा है कि अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है और उसको इंक्लूड करने वाला साइड्स का रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल है तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होगा ए से एस सिमिलर क्राइटेरियन से। तो ये टोटल टॉपिक था हमारा ट्राइंगल्स का। सर्किल्स, जिसका मतलब होता है कि फिक्स प्लेन पे एक फिक्स पॉइंट से इक्वल दूरी पे जो हमारा लोकस ऑफ पॉइंट है या कहे तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है उसे हम लोग सर्किल कहते हैं। जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है उसे हम लोग सेंटर कहते हैं, जबकि सेपरेशन ऑफ पॉइंट्स को रेडियस ऑफ द सर्किल कहते हैं। सीकेंट क्या होता है, अगर किसी सर्किल को एक लाइन दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो उस लाइन को हम लोग सीकेंट कहते हैं। टेंजेंट एंड टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट हमारा अगर सर्किल के एक पॉइंट से जब लाइन क्रॉस करता है तो उस चीज़ को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। अब आते हैं फैक्ट्स के ऊपर। अगर सर्किल के अंदर कोई पॉइंट है और उसके थ्रू जो लाइन हमारा जाता है तो हम लोग उस लाइन्स को टेंजेंट नहीं कहते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एक पॉइंट सर्किल के एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। अगर हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे तो जब हम लोग इसे पीछे की तरफ ले जाएंगे तो ये सर्किल को दो पॉइंट्स पे काट देगा, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इसीलिए सर्किल के एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड फैक्ट हमारा कह रहा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल के ऊपर मैक्सिमम दो टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है थ्योरम हमारा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं हम लोग, टेंजेंट जिस पॉइंट से जाता है उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। सर्किल के किसी भी पॉइंट से अगर हमारा टेंजेंट क्रॉस करता है तो वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर एंगल बनाएगा। एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो हमारा टेंजेंट आया रहता है वो इक्वल लेंथ का होता है। तो ये टोटल था हमारा सर्किल के लिए। नेक्स्ट चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्रीज एंड आइडेंटिटीज होने वाला है। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशन को। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस चीज़ को याद करने के लिए बहुत सारा तरीका है। पहला तो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस चीज़ से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम चल जाएगा। यहाँ पे दूसरा है सम पीपुल हैव से हम लोग साइन का वैल्यू याद कर सकते हैं। एस से साइन समझ जाइएगा, पी से परपेंडिकुलर और एच से हाइपोटेनस। कर्ली ब्राउन हेयर कॉस के लिए याद रख सकते हैं। सी से हमारा कॉस थीटा, बी से हमारा बेस और एच से हमारा हाइपोटेनस। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग से हम लोग टैन थीटा को याद रख सकते हैं। टी से टैन थीटा, प्रॉपर से पी से परपेंडिकुलर और ब्रशिंग का बी से बेस। यहाँ पे जो हमारा साइन है ये हमारा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। जो साइन ऑफ एंगल ए है हमारा, यहाँ पे ये जो एंगल हमारा दिख रहा है इसके लिए परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ए रहा, तो ये चीज़ हमारा बी सी बाई ए सी हो गया। कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है कॉस, और टेंजेंट का टैन, को टेंजेंट का कॉट होता है, सीकेंट का सेक होता है और को सीकेंट का कॉसेक होता है। ये चीज़ हमारा शॉर्ट फॉर्म है नाम का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमारा 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमारा 1/2 होता है, 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, 60 का वैल्यू √3/2 होता है और 90 का वैल्यू 1 होता है। कॉस और साइन ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट होते हैं, तो जो 0 का वैल्यू होगा वो एक का 90 का वैल्यू होगा, और जो 60 का वैल्यू होगा वो दूसरे का 30 का वैल्यू होगा, जो 45 का वैल्यू होगा वो 45 का वैल्यू होगा। ये चीज़ क्या हो रहा है, मैंने पहले ही बताया कि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट होता है। तो हम लोग 0 डिग्री में कितना जोड़ेंगे कि हमारा 90 आ जाएगा, तो 0 में 90 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो जो वैल्यू 0 के लिए रहेगा वो अगले केस में 90 के लिए हो जाएगा, और वही जो 90 के लिए रहेगा वो 0 के लिए हो जाएगा।
सेम चीज़ 30 और 60 के लिए भी है, और 45 में 45 ऐड करेंगे तो वो तो आएगा ही, तो इसलिए ये दोनों वैल्यू सेम होता है। नेक्स्ट है टेंजेंट। टेंजेंट 0 डिग्री में 0 होता है, 30 डिग्री में 1/√3 होता है, 45 में 1 होता है और 60 में √3 होता है, जबकि 90 डिग्री पर नॉट डिफाइन होता है। टेंजेंट और को टेंजेंट यानी कॉट आपस में कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जो वैल्यू हमारा टेंजेंट का 0 डिग्री पर था वो कॉट का 90 डिग्री पर होगा, और जो 30 डिग्री पर था वो कॉट का 60 डिग्री पे होगा, और 45 का सेम रह जाता है। सेक और कॉसेक भी उसी तरीके से आपस में कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो जो 90 का वैल्यू रहेगा हमारा वो हमारा 0 डिग्री का हो जाएगा अगले केस में, और वही 60 का जो वैल्यू रहेगा वो अगले केस में 30 का हो जाएगा, और 45 सेम रह जाएगा। तो ये चीज़ अगर आपका क्लियर हो गया हो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जब एंगल 0 डिग्री से बड़ा या इक्वल और 90 डिग्री से छोटा और इक्वल हो तो उस केस में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, और 1 प्लस tan स्क्वायर जो ए होता है वो हमारा सेक स्क्वायर ए का इक्वल होता है, और कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हमारा कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। इस चीज़ का यूज़ करके हम लोग यहाँ टेंजेंट और सीन और कॉस के बीच का रिलेशन को समझते हैं। जैसे हम लोग आइडेंटिटीज फर्स्ट को उठा लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1 माइनस सीन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो अगर कॉस सिम का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर हमारा वो 1 माइनस सीन स्क्वायर ए हो जाएगा, और हमारा tan जो होता है वो सीन ए बाई कॉस ए का इक्वल होता है। और कॉस हम लोग निकाल चुके हैं सीन के केस में, तो अगर हम लोग सीन के केस में कॉस का वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमारा tan है वो सीन के केस में वैल्यू दे देगा। तो ये टोटल चीज़ था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए। आई होप यह आपका क्लियर हो गया हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस होता है हमारा 2πr, जिसे हम लोग पाई इंटू डायमीटर भी लिख सकते हैं। सर्किल का एरिया होता है हमारा πr स्क्वायर। सेक्टर क्या होता है? सर्किल का ऐसा पोर्शन जो रेडियस के द्वारा इनक्लोज होता है उसे हम लोग सेक्टर बोलते हैं, और जो मेजर पार्ट होता है उसे हम लोग मेजर सेक्टर बोलते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला है हमारा θ/360 एरिया ऑफ सर्किल, जिसे हम लोग θ/360 इंटू πr स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ आर्क हमारा होता है θ/360 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, इसे हम लोग L इज इक्वल टू θ/360 इंटू 2πr भी लिख सकते हैं। और जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर था उस फॉर्मूला को अगर लेंथ ऑफ आर्क के हेल्प से लिखना हो तो हाफ इंटू एल इंटू आर लिख सकते हैं। ये चीज़ हमारा सेक्टर ऑफ सर्किल का ऊपर है। नेक्स्ट है हमारा सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? तो सर्किल का वो पोर्शन जो हमारा कॉर्ड और कोरोस्पोंडिंग आर्क से इनक्लोज होता है। मेजर वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट बोलेंगे और माइनर वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट बोलेंगे। इस चीज़ के लिए फॉर्मूला है हमारा, अगर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हम लोगों को बोला जाए तो एरिया ऑफ कोरोस्पोंडिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कोरोस्पोंडिंग ट्राइंगल अगर हम लोग कर देते हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा निकल के आ जाएगा, जो कि होता है हमारा θ/360 इंटू πr स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस चीज़ का यूज़ कर हम लोग निकाल सकते हैं सेगमेंट का एरिया को। तो एरिया ऑफ रिलेटेड में इतना ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है हमारा 3D फिगर का हॉलो या क्लोज सॉलिड का जितना क्वांटिटी होता है वही हमारा वॉल्यूम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा सरफेस एरिया। इस चीज़ में अगर सरफेस एरिया निकालने को बोला जाए तो टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालिएगा। इस चीज़ में जितना आपको सरफेस एरिया दिखेगा उसका सम निकालिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट है हमारा इस चैप्टर का कुछ फार्मूलाज जिसे हम लोग अभी देखते हैं। जैसे क्यूब सॉलिड फिगर है तो उसका वॉल्यूम हमारा होता है ए क्यूब, टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, लेटरल होता है 4a स्क्वायर। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। लेटरल सरफेस एरिया होता है 2H इंटू L प्लस B। सिलेंडर का हमारा वॉल्यूम होता है πr स्क्वायर H, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू H प्लस R। लेटरल सरफेस होता है 2πrh। हॉलो सिलेंडर का केस में हमारा वॉल्यूम होता है पाई एक्सटर्नल आर स्क्वायर माइनस इंटरनल आर स्क्वायर इंटू एच। टोटल सरफेस होता है 2πr इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू एच प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर। और लेटरल होता है हमारा 2π इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू एच। कोन के केस में जब हमारा वॉल्यूम निकालते हैं तो वो होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 ऑफ πr स्क्वायर एच। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा πr इंटू एल प्लस आर। लैटरल सरफेस हो जाएगा πrl। नेक्स्ट है स्फीयर, इसका वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 4/3 πr क्यूब। लेटरल सरफेस हो जाएगा πr स्क्वायर और कर्व भी इसका πr स्क्वायर होगा, दोनों में हमारा सेम होता है। हेमी स्फीयर के केस में वॉल्यूम होगा 2/3 ऑफ πr क्यूब।
टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई r² और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हमारा 2 पाई r²। नेक्स्ट चीज़ है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। इस चीज़ को आप लोगों ने एक्सरसाइज में बहुत बनाया है, तो इसे रहने देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी हमारा बहुत ही छोटा चैप्टर है जिसमें हम लोग ज़्यादातर केस फार्मूला के ऊपर ही निकालते हैं। श्योर और सर्टन इवेंट क्या होता है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर हमारा 1 के इक्वल आए तो वो हमारा श्योर और सर्टन इवेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का जब सम करते हैं तो वो 1 के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। एलिमेंट्री इवेंट होता है हमारा ऐसा इवेंट जिसके एक्सपेरिमेंट में केवल एक ही आउटकम्स निकलता है। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है उस चीज़ को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग करते हैं तो वो हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी निकलता है, ठीक है। इसका वैल्यू पे आते हैं। अगर एलिमेंट्री इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का सम निकाला जाए तो वो 1 के इक्वल आता है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है हमारा 0 के इक्वल या 0 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा और 1 के इक्वल हो सकता है। ना 1 से ज़्यादा ना ही 0 से छोटा हमारा प्रोबेबिलिटी हो सकता है। यानी प्रोबेबिलिटी ना ही हमारा 2 हो सकता है ना ही हमारा -1 हो सकता है। प्रोबेबिलिटी हमारा फ्रैक्शन में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, परसेंटेज में हो सकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इस केस में हमारा होगा नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। इस चीज़ का यूज़ करके हम लोग डाइस के केस में प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, कॉइन्स के केस में निकाल सकते हैं, कार्ड के केस में निकाल सकते हैं। तो ये टोटल हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आता है, ठीक है। वेल फाइनली हम लोगों ने कंप्लीट मैथ को एक वीडियो में कंप्लीट कर लिया। ये चीज़ हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आप लोगों ने पूरा अच्छे से देखा होगा, क्लियर किया होगा, तो आपको मैथ में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथ साथ अपने दोस्तों का भला करें इस वीडियो को शेयर करके। और समझदार तो आप हैं ही, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। इस चीज़ के लिए इतना ही। अगर यह चीज़ आपको साइंस में भी चाहिए तो उसके लिए कमेंट करिए। थैंक यू।